लूसी कबूतरी ने 5 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। कबूतरी के पड़ोस में चिड़िया और कौवे भी रहते थे। चिड़िया लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ तो 5-5 अंडे आए हैं। हाँ चिड़िया, खुशी के साथ साथ गम भी है। अगर मेरे कबूतर जी मेरे पास होते तो मैं इन अंडों की रक्षा कर सकती। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? लूसी बहन, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। दूसरी ओर कौवों को भी ये बात पता चल जाती है कि लूसी कबूतरी ने 5 अंडे दिए हैं। कालू, सुना है लूसी ने 5 अंडे दिए हैं। कालू जी, कितना अच्छा होता अगर वो चील उस कबूतर के साथ साथ इस लूसी को भी खा लेती। गौरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भला लूसी के बच्चे हमारा क्या नुकसान करेंगे? कालू जी, वो मोटी लूसी क्या थी, अब उसके 5-5 अंडे भी आ गए। जब लूसी के बच्चे निकल आए हम तो भूखे मरेंगे। जंगल का सारा भोजन तो यही खा जाएंगे, हम क्या खाएंगे भला? हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अभी जाकर करता हूँ बात। कालू कौवा लूसी कबूतरी के घर जाता है। कालू भैया, ये देखें मेरे प्यारे प्यारे 5 अंडे। लूसी, मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ, ये जंगल के सारे फलों के पेड़ हमारे हैं। यहाँ से तुम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दोगी। कालू भैया, ये पेड़ पौधे सबके साझे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ लूसी, आज तक ये सब का साझा था, लेकिन अब से ये सब हमारा है, क्योंकि किसी भी पक्षी के 5-5 अंडे नहीं हुए। इसीलिए खबरदार, बच्चों के होते ही तुमने यहाँ से भोजन लिया तो अगर मैंने तुझे देख लिया तो मैं बहुत मारूंगा तुझे और तेरे बच्चों को भी। ऐसे धमकाकर कालू कौवा घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लूसी कबूतरी के अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। अगले दिन लूसी कबूतरी अपने बच्चों से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम सबका भोजन लेने दूसरे जंगल जा रही हूँ। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। तुम सब रोना मत और घोंसले से बाहर नहीं जाना। अगर मैं चिड़िया बहन से मदद मांगूंगी तो आखिर कब तक? मुझे अपने बच्चों के लिए खुद ही कुछ करना होगा। लूसी कबूतरी ऐसा सोचती है और वो अगले दिन से ही भोजन लेने चली जाती है। कालू जी, कबूतरी के बच्चे घर में अकेले बैठे हैं। लगता है कबूतरी भोजन लेने दूसरे जंगल गई हुई है। जाती कैसे नहीं, मेरे डंडे से डर जो लगता है सबको। हाँ हाँ, बस बस, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया तुमने। मजा तो तब आता जब वो कबूतरी अपने बच्चों को साथ लेकर दूसरे जंगल ही चली जाती। बच्चों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। बच्चे भूखे थे, उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता था। भैया, बाहर पेड़ पर कितने फल लगे हुए हैं, हम यहीं से खा लेते। मम्मा को इतनी दूर जाने की भला क्या जरूरत थी? गुड़िया, मम्मा ने कहा है कि अगर वो यहाँ से भोजन लेंगी तो वो कौवे हमें मारेंगे। ऐसे बच्चे बहुत उदास थे, पर मम्मा कबूतरी क्या करती? उसे कौवों से बहुत डर लगता था। वो भोजन लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में एक शिकारी चील उसे देख लेती है। अरे वाह वाह कबूतरी, आज तो मुझे कबूतरी का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील कबूतरी पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। बच्चे घर पर अकेले थे और रो रहे थे। रानो चिड़िया बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ आती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और आपकी मम्मा कहाँ हैं? आंटी, हमारी मम्मा हमारे लिए सुबह से भोजन लेने गई हुई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। अरे बच्चों, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लूसी ने कुछ नहीं बताया। वो अकेले भोजन क्यों लेने चली गई? अब तो रात हो गई है, जरूर वो किसी मुसीबत में होगी। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि सालिम चील ने लूसी कबूतरी को मारकर खा लिया है। मिठू भैया, ये आप क्या कह रहे हो? इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? ये कैसे अपनी माँ के बिना रहेंगे? फिर रानो चिड़िया कबूतरी के बच्चों को लेकर अपने घर में चली जाती है। कालू जी, जरा उठो और जाकर देखो, चिड़िया के घर से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। कहीं चिड़िया ने भी तो बच्चे नहीं दे दिए? हाँ गौरी, आवाज तो चिड़िया के घर से ही आ रही है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है।
अरे ये क्या चिड़िया, ये कबूतरी के बच्चे तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? कालू भैया, लूसी को चील ने खा लिया है। ये बच्चे बेचारे अनाथ हो गए हैं, इसलिए आज से मैं ही इनकी माँ बनकर इन्हें पालूंगी। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें इन बच्चों को पालना है तो यहाँ से जाना होगा। क्यों कालू, ये पेड़ मेरा है और ये घर भी मेरा है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। चिड़िया, तुमने एक बार सुना नहीं, मेरे मामा जी आ रहे हैं और वो इसी पेड़ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। वो सुबह ही आने वाले हैं। तुम जल्दी से इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे निकालना अच्छी तरह से आता है। कव्वे, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भला इतनी जल्दी इन छोटे बच्चों के लिए घर नहीं बना सकती। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानेगी? लगता है तो जानती नहीं मुझे। ये कहते हुए कालू कौवा डंडा उठाता है और कबूतरी के बच्चों को मारने लगता है। कालू, बस करो, मेरे बच्चों को और न मारो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हो, अब आई अकल ठिकाने, या और लगाऊं डंडे की मार। चल भाग यहाँ से। फिर रानू चिड़िया कबूतरी के बच्चों को साथ लेकर दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा हंसता हुआ अपनी पत्नी से बोलता है, गोरी, भगा दिया मैंने चिड़िया और कबूतरी के बच्चों को भगा दिया, और लूसी को भी एक चील ने खा लिया। अब कोई भी नहीं रहेगा हमारे पड़ोस में। अरे वाह वाह मेरे सुंदर पति जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम पास वाले घरों में किराएदार रखेंगे और वो हमें दाना देंगे। रात अंधेरी थी। चिड़िया खुले आसमान में अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर खड़ी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब आप ही मेरी कोई मदद करें, कोई रास्ता दिखाएं मुझे। रानू चिड़िया ऐसे रो रही थी। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। वो चिड़िया के लिए सबसे पहले एक सुंदर सा घर बनाती है। छोटी चिड़िया, ये जादुई घर है जहाँ पर तुम्हें भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। मैं इन छोटे बच्चों के लिए आई हूँ। आज से तुम इन छोटे बच्चों को साथ लेकर इसी घर में रहना। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वहाँ से आसमान में चली जाती है और चिड़िया कबूतरी के बच्चों को साथ लेकर घर में चली जाती है। अरे ये कौन सा फल है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसा फल। ऐसा कहते हुए गोरी का भी थोड़ा पास जाकर फल के पास बैठ जाती है। अरे ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मगर क्या करूं? अगर मैंने इस फल को खा लिया और मुझे कुछ हो गया तो? नहीं, मैं एक काम करती हूँ, पहले इस फल को किसी और को खिलाकर देखती हूँ, तब पता चलेगा। ये सोचते हुए गोरी का भी एक फल तोड़ती है और वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर गोरी का भी को रानू चिड़िया मिलती है। चिड़िया देखो, मेरे पास कितना स्वादिष्ट फल है। अरे गोरी बहन, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आपको कहाँ से मिला ये फल? चिड़िया, ये फल मुझे घनी झाड़ियों में से मिला है। ये फल बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अभी अभी बहुत सारे फल खाए हैं। ये एक फल बचा हुआ था, सोचा तुम्हें ही दे दूं। अब तुम जल्दी से खाकर देखो ये कैसा है। तभी मिठू तोता और कबूतर भी वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। वो उन दोनों को देखकर वहाँ आ जाते हैं। गौरी, ये फल कैसा है? क्या हमें भी थोड़ा सा दोगी? हाँ मिठू, क्यों नहीं। पहले ये फल चिड़िया को तो खाने दो, तुम्हें मैं और तोड़ कर देती हूँ। चिड़िया बहुत भोली थी, वो फल को खाने लगती है। अरे वाह गोरी, ये तो बहुत स्वादिष्ट फल है। ऐसा फल तो मैंने पहली बार खाया है। चिड़िया बहन, थोड़ा फल मुझे भी दो। जैसे ही रानू चिड़िया वो फल मिठू को देने लगती है तो रानू चिड़िया भी होश हो जाती है और वहीं पर गिर पड़ती है। अरे ये क्या हो गया चिड़िया को? चिड़िया तो बेहोश हो गई है। अरे गोरी, तुमने क्या खिलाया है चिड़िया को? कौन सा फल था ये? कबूतर, मुझे क्या पता, जिद कर रही थी कि उसे ये मीठा फल खाना है तो मैंने दे दिया। फिर अचानक चिड़िया को कुछ होने लगता है और वो एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है और उड़ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे मिठू कबूतर, भागो यहाँ से। ये चिड़िया तो भूतिया राक्षस बन गई है, वरना ये हमें खा जाएगी। वो पक्षी रानू चिड़िया को इतना बड़ा देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं रानू चिड़िया को पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है।
अरे रुको दोस्तों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? भला आप सब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया को इतना बड़ा देखकर अपने अपने घोंसलों की ओर भाग रहे थे। ए ऊपर वाली, मैं इतनी बड़ी कैसे हो गई? आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है? हाँ, जरूर उस फल की वजह से मेरा ये हाल हुआ होगा। वही मिट्ठू तोता और कबूतर गोरी कभी के साथ उसके घर चले जाते हैं और वहीं छुपकर बैठ जाते हैं। वही रानू चिड़िया भटकती हुई गोरी कभी के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, मेरी मदद करो, मेरा यकीन करो, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। मिट्ठू भैया, कबूतर भैया, आप तो मेरी बात सुनो ना। अरे भाग जा चिड़िया यहाँ से, तू अब भूतिया चिड़िया हो गई है। हम जानते हैं कि तू अब हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हाँ, गोरी कभी ठीक कह रही है। अगर चिड़िया तुमने हमें छुआ तो हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। अरे तुम मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं पहले जैसी ही हूँ। गोरी और मिट्ठू, मुझे लगता है कि हमें चिड़िया की मदद करनी चाहिए। ऐसे मुश्किल में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता तालाब से पानी पीने के लिए जा रहे थे। चिड़िया, कितनी तेज धूप है, मुझसे ये धूप अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी आसमान से कबूतर नीचे आकर गिरा। मिट्ठू, ये तो कबूतर है। कबूतर भैया, आपको क्या हुआ? चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उड़कर तालाब पर पानी पी सकूं। मिट्ठू भैया, कबूतर को उठाने में मदद करो। फिर रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता कबूतर को उठाकर तालाब पर लेकर जाते हैं। उन तीनों ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है, वो भी तालाब से पानी पीती है। तभी इन तीनों ने देखा कि बुलबुल रो रही है। क्या हुआ बुलबुल बहन, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, मैं अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने गई थी, लेकिन जब मैं वापस लौटी तो गर्मी और प्यास की वजह से मेरा बेटा मर चुका था। ये सुनकर तीनों को बहुत दुख हुआ। ऐसे बहुत से दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही और तालाब का पानी भी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादातर पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया था। एक दिन रानू चिड़िया तालाब से पानी पीने गई तो उसने देखा कि तालाब आधा सूख चुका है। धूप भी बहुत तेज हो रही है और ये तालाब भी बहुत छोटा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जंगल वासियों का क्या होगा? रानू चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। सामने गोरी कवि ने एक बोतल में नीली परी को कैद किया हुआ था। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दुष्ट कवि, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रही है जिसमें दूसरे पक्षियों का बुरा है, इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने के लिए तैयार हो जा। फिर गोरी कवि ने शीशे की बोतल को जमीन में दबा दिया और उस पर मिट्टी डालकर गोरी कवि वहाँ से चली गई। तभी रानू चिड़िया वहाँ जाती है। रानू चिड़िया को आवाज आती है, अब तो मेरा मरना निश्चिंत है। इस जगह मुझे कौन बचाने आ सकता है? यहाँ तो मुझे कोई भी सुनने वाला नहीं है। नीली परी, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मिट्टी को हटाती है और नीली परी को आजाद कर देती है। नीली परी बोतल से बाहर आते ही उड़ नहीं पा रही थी। नीली परी जी, आप उड़ क्यों नहीं पा रही? चिड़िया, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चंबेली के फूल खाने पड़ते हैं और इस दुष्ट कवि ने मुझे पिछले 6 दिनों से इस बोतल में कैद कर रखा है, इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ और ना ही मेरा जादू काम कर रहा है। चिड़िया, अब तो मैं मरने वाली हूँ। नीली परी जी, तो आपको कैसे बचाया जा सकता है? क्या मैं आपको वो फूल ला कर दूं? हाँ चिड़िया, अगर शाम होने से पहले तुम वो फूल ले आओगी तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है कि चंबेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं आगे बढ़ने से पहले पानी पी लेती हूँ, फिर ही मुझ में थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। रानू चिड़िया तालाब पर पहुँची, मगर वहाँ पानी और भी ज्यादा सूख गया था।
जंगल के कई पक्षी तालाब के पास बैठे हुए थे। उन सब की हालत भी बहुत खराब थी। अरे कबूतर भैया, ये आप सबको क्या हो गया? चिड़िया, हम सबको बहुत प्यास लग रही है, मगर जितनी तेजी से ये तालाब का पानी सूख रहा है, हमने सोचा कि हम अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि अगर हम पानी पी गए तो सभी जंगल के पक्षी प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगी। ये कहते हुए रानू चिड़िया बिना पानी पिए ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म न हो। धूप बहुत तेज थी, रानू चिड़िया बहुत प्यासी थी, उसे उड़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इस तरफ नीली परी भी मरने को तैयार थी। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी। रानू चिड़िया 1 घंटे के बाद फूलों के बाग में पहुंची। उसे वहां चंबेली का पौधा मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चंबेली का पौधा मिल गया। उसने कुछ चंबेली के फूल तोड़े और वहां से भागी। रानू चिड़िया बहुत थक चुकी थी, मगर परी की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। ये लो नीली परी, मैं चंबेली के फूल ले आई हूँ। फिर परी वो फूल खा लेती है। फूल खाते ही परी फिर से उड़ने लगी और उसकी जान में जान आई। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे खुशी हुई परी जी कि मैं आपको बचा पाई। ये कहते हुए रानू चिड़िया भी अब जमीन पर गिर जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हुआ? नीली परी जी, मैं सुबह से प्यासी हूँ और तालाब सूख रहा है और सभी पक्षी तालाब के पास जमा हैं। वो सब जिंदा रह सके इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहते हुए परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों तालाब पर पहुंच गए, जहां सभी पक्षी बहुत बुरी हालत में पड़े थे। तालाब का पानी भी सूख चुका था। चिड़िया, तुम भी आ गई। लगता है हम सब एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ऐसा कहते हुए नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तालाब पूरा पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी पक्षियों ने उठकर पानी पिया। पानी पीने से सभी पक्षियों की जान में जान आई और उन सब के चेहरे खिल उठे। नीली परी, तुम्हारी वजह से आज हम सब की जान बच पाई है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा कैसे धन्यवाद करें। नहीं, मेरी जान रानू चिड़िया ने बचाई है, तभी तो मैं आप सबकी जान बचा सकी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली है कि तुम जैसी एक अच्छी चिड़िया हमारी दोस्त है। सही कहा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये तालाब अब कभी भी नहीं सूखेगा। तुम सब पक्षी जितना भी पानी पियोगे, सुबह होते ही ये तालाब फिर से भरा होगा। अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा। रानू चिड़िया बहुत करीब थी। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। चिड़िया के बच्चे अभी अंडों से निकले भी ना थे कि पहले चिड़िया का पति मर गया था। गरीबी के कारण उन्हें एक वक्त तक का भोजन न मिलता था। गुड़िया बेटी, अगर हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। तुम्हारा भाई कुकू भी अभी बहुत छोटा है। मम्मा, कालू अंकल और गोरी आंटी हमारे पड़ोस में रहते हैं, आप उनके पास जाएं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं गुड़िया बेटी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी हमारी मदद करेंगे, मगर मैं एक बार फिर भी जाकर देखती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया पड़ोस में कौवों के पास जाती है। रानू चिड़िया दरवाजा बजाने ही वाली थी कि उसे अंदर से आवाज आती है। सुनो कालू जी, पड़ोस में रहती है ना चिड़िया, वो बहुत गरीब है, किसी समय भी हमसे भीख मांगने आ सकती है, मगर तुम पहले से ही तैयार रहना, उन भिखारियों को कोई भीख ना दे देना। गौरी, तू चिंता ना कर, मैं उन गरीबों को कुछ भी नहीं देने वाला। रानू चिड़िया दरवाजे पर ये सब बातें सुन रही थी। वो बहुत उदास हो जाती है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये कभी कहाँ किसी की मदद करने वाले हैं। मैं भी गुड़िया की बातों में आकर यहाँ चली आई। फिर रानू चिड़िया दरवाजे से ही अपने घर में लौट जाती है। मम्मा, क्या हुआ? कालू अंकल मिले घर पर? हाँ गुड़िया बेटी, वो कौवे घर पर ही थे, मगर उनकी सच्चाई भी मालूम हो गई है। वो कौवे हमसे बहुत नफरत करते हैं। गुड़िया, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी।
मम्मा मुझे माफ कर दे, मैंने ही जिद की वहाँ जाने की। आज के बाद आप कभी नहीं जाएंगी और मैं भी नहीं जाऊंगी, चाहे हम भूखे ही क्यों न मर जाएं। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया रो रही थी। वो अपने बच्चों को पानी पिलाकर ही सुला देती है। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने बच्चों को घर पर छोड़कर जंगल में निकल जाती है। मिठू भैया, जैसा भी काम हो मुझे दिला दो, मैं वो सब कर लूंगी। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। चिड़िया बहन, कल मेरे साथ चलना, चील मालिक तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर देगा। ऐसे रानू चिड़िया के मन को कुछ तसल्ली मिलती है। वो दूसरे दिन मिठू तोते के साथ काम पर चली जाती है। चिड़िया का बेटा कुकू अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो अपने साथ कुकू को भी ले जाती है। अरे, इस छोटे बच्चे को घर पर छोड़कर आना था। ये बच्चा यहाँ रहेगा तो तुम काम कैसे करोगी? मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। ठीक है मालिक जी, मैं कल से इसे नहीं लाऊंगी। बस आज मुझे काम पर रख ले। ठीक है, चलो जाओ, अब जाकर सूखी लकड़ियाँ काटना शुरू कर दो। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को एक जगह बिठा देती है और खुद लकड़ियाँ काटने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। चील आराम से बैठा नारियल पानी पी रहा था। कुकू को उसे देखकर नारियल पानी पीने की इच्छा होती है। मम्मा मम्मा मुझे वो पीना है जो चील अंकल बड़े मटके में पी रहे हैं। नहीं कुकू बेटे, वो पानी बुरा है, उसे बच्चे नहीं पीते बल्कि बड़े पक्षी ही पी सकते हैं। चलो चलो पक्षियों, लंच टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से अपने कामों में लग जाओ। रानू चिड़िया फिर से अपने काम पर लग जाती है। चील वो नारियल पानी पीकर वहाँ पर फेंक देती है। तभी कुकू वो नारियल को उठाकर एक एक घूंट बहुत चाव से पीता है। ये पानी तो बहुत अच्छा था, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा और अपने आंगन में लगाऊंगा। ऐसे कुकू नारियल को अपने घर ले जाता है। कुकू बेटा, इसे फेंक दो, इसे बोने से नारियल का पेड़ नहीं उगेगा। नहीं मम्मा, मैं इसे बोऊंगा और आप देखना हमारा पेड़ बहुत बड़ा होगा। फिर छोटा कुकू उस नारियल को अपने घर के बाहर मिट्टी में गाड़ देता है। फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह कुकू जल्दी जल्दी उठता है। वो बाहर जाकर अपने पेड़ को देखता है तो वो खुशी खुशी अपनी मम्मा से बोलता है, मम्मा जल्दी आंखें खोलो और उठो, देखो बाहर मेरे नारियल का पेड़ लग चुका है। मम्मा वो तो बहुत बड़ा हो गया है और ढेर सारे नारियल भी लग गए हैं। बेटे ऐसा नहीं होता, एक ही रात में नारियल का पेड़ इतना बड़ा नहीं हो सकता और तुम्हारे नारियल का पौधा तो उग ही नहीं सकता, फिर बड़ा कहाँ से होगा। मम्मा मम्मा छोटा भैया सच कह रहा है, बाहर नारियल का पेड़ बड़ा हो गया है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई बाहर आती है। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो चौंक जाती है। भला ये कैसे हो सकता है, नारियल का पेड़ यहाँ कैसे उगा होगा? क्या ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। जिस प्रेम से तुम्हारे बच्चे ने मुझे यहाँ लगाया तो मुझे तो उगना ही पड़ा। चिड़िया, मैं एक जादुई नारियल का पेड़ हूँ, तुम जितने चाहो उतने नारियल तोड़ सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। फिर रानू चिड़िया नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ती है। चिड़िया जैसे ही एक नारियल तोड़ती है तो वहाँ दूसरा नारियल उग जाता है। फिर मामा चिड़िया ढेर सारे नारियल तोड़ लेती है। फिर चिड़िया बाजार में नारियल बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती है। इसी तरह चिड़िया के हालात दिन ब दिन सुधरने लगे थे। अरे कालू, वो चिड़िया तो बहुत अमीर हो गई है, देखा नहीं उसने तो अपना घर पक्का बना लिया है। गौरी, वो नारियल पानी बेचने का काम करती है, सुना है उसके घर पर एक जादुई नारियल का पेड़ है। अच्छा, तो ये राज है। मैं भी सोचूं एक पेड़ पर इतने नारियल कैसे लग सकते हैं भला। कालू जी, ऐसे तो वो चिड़िया अमीर हो जाएगी। चलो उसका पेड़ काट देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसे योजना बनाकर वो दोनों रात को पेड़ काटने चले जाते हैं। वो जैसे ही कुल्हाड़ा पेड़ को मारने लगते हैं तो नारियल का पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है, तो वो पेड़ उन दोनों को अपनी शाखों से बहुत मारता है।
शोर सुनकर रानू चिड़िया भी बाहर आ जाती है। अरे कव्वो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया, हमें बचाओ, ये पेड़ हमें जान से मार देगा। नहीं नहीं चिड़िया, ये दोनों मुझे यहाँ काटने आए थे ताकि तुम नारियल पानी ना बेच सको। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर रानू चिड़िया को उन पर दया आती है, वो उन्हें वहाँ से जाने देती है। रानू चिड़िया की 11 बेटियां थी और फिर उसने 12वां अंडा भी दिया हुआ था। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दे। जंगल के सभी पक्षी मुझ पर हंसते हैं। अपनी मम्मा की ये बातें सुनकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आपको बेटियां पसंद क्यों नहीं है? हम कितनी सुंदर हैं, लाल लाल पंखों वाली। गुड़िया बेटी, बात मेरी पसंद नापसंद की नहीं है, बात है समाज के पसंद की। समाज वाले मुझे ताना दे देकर मार देंगे। मगर मम्मा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटियां ही आपका फख्र होगी। गुड़िया बेटी, आप नदी से पानी लेकर आओ, मेरा पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है मम्मा, मैं जब तक पानी लेकर आती हूँ आप थोड़ा आराम कर लीजिए। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया नदी पर जाती है तो वहाँ पर पहले से गोरी कवि बैठी हुई थी। अरे मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया आगे क्या करने आई हो तुम? गुड़िया आंटी, मैं अपनी मम्मा के लिए पानी लेने आई हूँ। मतलब तुम्हारी मम्मा के अंडे से बच्चा निकलने वाला है, इसलिए इतना ख्याल करके बैठी हुई है। हाँ गुड़िया आंटी, अंडे से मेरा भाई निकलने वाला है। बस बस गुड़िया, बहुत सुन लिया, मेरा भाई निकलने वाला है तो तुम्हारी माँ का बेटा। बस अगर तुम लोगों के घर में बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई मैं बांटूंगी। गुड़िया आंटी, ये आप गलत बात कर रही हो। मेरा भाई पैदा होगा और मेरी मम्मा का सहारा बनेगा। क्यों? भाई ने सहारा बनना है? जो तुम 11 बैठी हो, तुमने आशिकों के पीछे भागना है। अब बहुत गंदी है, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ हाँ, तुम कहाँ बात करती हो मुझसे? भाई बात तो तुमसे मैंने ही की है। ऐसी गुड़िया को सुनाकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। कालूपति जी, पता है आज उस छोटी चिड़िया के 12वें अंडे से बच्चा निकलने वाला है। गोरी, बच्चा ना कहो, बोलो बेटी निकलने वाली है उसके अंडे से। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अरे पहले 11 अंडों में से 11 बेटियां, 12वें ने कौन सा आसमान से मुंह धोया है, यहाँ से भी बेटी ही निकलेगी। ओरी, तू भी अंडे दे दे, मुझे तू 12 बेटे दे दे, फिर मैं उस चिड़िया का मुकाबला अच्छे से करूँगा। मेरा सुंदर पति, मेरे शरीर में इतना दम नहीं कि तुम्हारे लिए 12 अंडे निकालूं मैं। अगर इतना दम नहीं तो फिर चिड़िया पे भी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी को घर में सुकून नहीं आ रहा था, वो सीधा चिड़िया के घर जाती है। कहाँ हो छोटी चिड़िया, बताओ तुम्हारे अंडे से बेटी कब निकलेगी? गोरी, हर समय हर बच्चे के निकलने के टाइम तुम आ जाती हो, इसीलिए मेरी बेटी निकलती है। चलो जाओ तुम यहाँ से, इस अंडे से मेरा बेटा निकलेगा। बेटा, वो भी तेरा? छोटी चिड़िया, मार मार के गंजा कर दूंगी। तू मेरी बात लिख ले, तेरे अंडे से सिर्फ और सिर्फ बेटी ही निकलेगी। थोड़ी गलत बात है, तुम हमेशा मेरे लिए बेटी मांगती हो और अपने लिए बेटा। बेटा मांगते मांगते ऊपर वाले ने तुम्हें संतान ही नहीं दी। क्या तू मेरे बारे क्या बोल रही है? मुझे संतान ना होने का ताना दे रही है? छोटी चिड़िया, अब तो देख, मैंने तुझे बिना संतान के कंगला ना किया तो मेरा नाम भी गोरी कवि नहीं है। गोरी, मेरी बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो जाओ यहाँ से, हमेशा ही मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करती रहती हो तुम। गुस्से में गोरी कवि वहाँ से चली जाती है और वो सीधा पहाड़ों की दिशा में माही झील के पास जाती है। झील दी, मुझे ये बताओ, कितने दिनों से मांस नहीं खाया तुमने? कवि, मैंने तो पूरे 2 साल से मांस देखा ही नहीं। अरे सब्जियाँ और फलों पे गुजारा है मेरा। झील दी, तुम तो अपने चील परिवार का नाक कटवा रही हो। अरे आओ, हमारे जंगल में इस छोटी चिड़िया की पूरी 12 बेटियां हैं। हाँ तो उसकी बेटियां उसके लिए, मैं क्यों खाऊं उसकी बेटियां? अगर तुम इसका उसका करती रही, अरे चीलों की बरादरी से निकल जाओगी। चील मांस खाता है, ना कि तुम्हारी तरह सब्जियां और फल। ना जाने किस बरादरी का बेगैरत चील है तू।
गलत बात कर रही हो तुम। बताओ कौन सी चिड़िया है, उसका घर सफाया कर दूंगी। बोलो बोलो, बात अब मेरी चील बरादरी पर आई है। गौरी कवि चील को खूब भड़काती है और फिर उसको चिड़िया के घर का एड्रेस दे देती है। गौरी अब तू चिंता ना कर, मैं उसका घर खाली कर दूंगी। गुड़िया बेटी, वो गौरी बहुत गंदी है, इंतकाम की आग भड़क रही है उसके मन में। चलो हम यहाँ से चलते हैं, आपकी नानों वाले जंगल में घर बनाएंगे अपना। गुड़िया की सिर्फ एक बड़ी बेटी उड़ना जानती थी। उसने अपनी 3 बहनों को पीठ पर बिठाया और फिर रानों ने अपना अंडा और अपनी बाकी की बेटियां उठाई। वो सभी अपने नानों वाले जंगल के लिए चले जाते हैं। कोलू कोलू पति जी, तुम्हें पता भी है उस छोटी चिड़िया की बेटियों का बंदोबस्त कर लिया है मैंने। गौरी, उसकी बेटियां हैं तो वो ही बंदोबस्त करेगी, उसने तुम्हारे जिम्मे तो नहीं लगाया। ना ना मेरा सुंदर पति, जिम्मे हर काम लगाया थोड़ी ना जाता है। उसने मुझे बाज होने का ताना दिया है। गौरी और कालू ऐसे बातें कर ही रहे थे कि फिर उसी समय गौरी की बहन आ जाती है। मेरी सुंदर बहन, तूने तो बताया ही नहीं कि तू आ रही है। हाँ गौरी बहन, कैसे बताती, तुम्हारे जीजा जी ने घर से निकाल दिया है मुझे। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने कि उस गंदी नाक वाले ने तुझे घर से निकाल दिया? बस मेरी बहन गौरी, मेरे अंडे में से 12वां बेटा निकला है। वो कहता है कि 12 बच्चों की जिम्मेदारी वो नहीं संभालेगा, इसलिए घर से निकाल दिया। मेरी प्यारी बहन, वैसे जगह तो मेरे घर में भी नहीं है, छोटा सा घर है। सामने वाले घर में एक चिड़िया रहती है, उसकी 12 बेटियां हैं और तुम्हारे भी 12 बेटे हैं। जाओ जाओ उसके घर जाओ, बड़ी दयालु है, घर में भी रखेगी, दाना भोजन भी देगी। गौरी अपनी बहन को वहीं पर भेज देती है। गौरी की बहन जाकर देखती है, घर में तो कोई नहीं था। अरे बाजी तो कह रही थी कि 12 बेटियों की माँ रहती है, मगर यहाँ पर तो कोई नहीं। गौरी की बहन अपने बच्चों को सुलाकर खुद भी सो जाती है। जब से कवि ने मुझे जेल बरादरी से निकालने की धमकी दी, तब से नींद नहीं आ रही। मैं तो अब जाऊंगी, उसकी 12 के 12 बेटियां खा कर ही आऊंगी। माही चील को रात में भी सुकून नहीं आ रहा था। वो माही चील जल्दी से उड़ती है और वो सीधा चिड़िया के घर आती है। ये घर चिड़िया का तो नहीं, ये तो कवि है। चाहे जो भी है, अब तो मैं मांस खाऊंगी तो खाऊंगी। चील मिनटों में उसके 12 बच्चे चट कर जाती है और फिर आखिर में गौरी की बहन को भी खा जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह गौरी कवि अपनी बहन को देखने के लिए जाती है। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी सुंदर बहन अपने 12 बच्चों के साथ मर गई है। ना जाने किसने मारा होगा मेरी बहन को। अरे रानो चिड़िया कहाँ है? रानो तो नजर ही नहीं आ रही। अगर उस चील ने रानो की बेटियों को खाया होता तो उसके पंख होते, मगर ये तो मेरे भांजों के पंख हैं। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो बहुत बुरी सजा मिली। मैंने अपनी बहन और अपने भांजे गवा डाले। जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे से रह रही थी। उन दिनों दाने की कमी न होने के कारण सब बहुत मजे में थे। इधर गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से सभी पक्षियों के बच्चे बीमार होना शुरू हो गए थे। सभी बच्चों की मम्मा पापा उनको डॉक्टर तोताराम के पास ले जाते हैं, जिससे वो सब ठीक हो जाते हैं। कौवे का बच्चा भी बीमार हो गया था। कौवा अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित था। कौवे ने अपने बच्चे को ठीक करने के सारे टोटके लगा लिए, लेकिन जग्गू तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कालू, तुम हमेशा आलसी ही रहना, तुम्हें हमारे बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है। कब से जग्गू बीमार पड़ा है, मजाल है कि तुम उसे डॉक्टर तोताराम के पास लेकर जाओ। शुरू हो गए तुम्हारे फिर से ताने। जरा सा भी मुझे सुकून नहीं लेने देना। कालू, मेरा जग्गू को लेकर चलो जल्दी से तोता डॉक्टर राम के पास। डॉक्टर तोताराम, देखिए मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ है। पिछले 2-3 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है। हाँ प्लीज इसको चेक करें, देखिए इसे क्या हुआ है और इसे दवाई दे ताकि ये ठीक हो जाए। मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे हाँ, चेक तो मैं कर ही लूँगा, पर पहले ये बताओ कि तुम दोनों मेरी फीस लेकर आए हो, क्योंकि फीस के बगैर मैं तो इलाज बिल्कुल नहीं करता। अगर तुम फीस नहीं लाए हो तो इसे यहाँ से वापस ले जाओ। डॉक्टर तोताराम,
आप फिक्र ना करें, मुझे पता है कि आप बिना फीस के इलाज नहीं करते हैं। देखो देखो, 2 अमरूद लेकर आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब आए ना तुम लाइन पर। अब मैं तुम्हारे बच्चे का चेकअप करता हूँ और दवा भी देता हूँ। कल तक ये ठीक हो जाएगा और भागता भी फिरेगा। ये लो 2 शीशियाँ, एक सुबह पिलानी है और एक यार रात को पिलानी है। जग्गू की दवाई लेकर कालू कौवा वापस घोंसले में आ जाता है। अरे अरे, डॉक्टर तोताराम के भी मजे है, कुछ करता वर्ता तो है नहीं, बस नीली पीली शीशियाँ दे दी। अरे रे, सारे पक्षियों से फीस भी लेता रहता है, फिर सारे पक्षी उसकी इज्जत भी बहुत करते हैं। मेरे ख्याल से तो मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए, फिर मुझे भी भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा और ये सब मेरी बहुत इज्जत करेंगे। वाह वाह कालू, ये प्लान बनाया है, लेकिन असल में समस्या तो ये है कि डॉक्टर बनाएगा कौन। फिर कालू कौवा दिमाग लगाता है और सोचता है कि पहले मुझे किसी से डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना होगा। फिर उसे याद आता है कि पास वाले जंगल में डॉक्टर उल्लू रहता है, जो कि उसके बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं उल्लू के पास ही जाता हूँ, आखिर वो मेरे बचपन का दोस्त है। मैं उससे बोलता हूँ कि 1-2 दिन में मुझे डॉक्टरी सिखा दे, बस फिर क्या, फिर मैं जंगल में आऊँगा और सुकून से डॉक्टरी करके जिंदगी गुजारूंगा और भोजन लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो कालू कौवा जंगल की तरफ जाता है और वह सीधा उल्लू के पास जाता है। अरे यार, कुछ कहना है तुम्हें? हाँ प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम मुझे डॉक्टर बना दो, 1-2 दिन में मुझे सारा का सारा सिखा दो। फिर डॉक्टर कैसे होते हैं मैं भी सारा कुछ सीख के अपने जंगल में चला जाऊंगा और सारे पक्षियों का इलाज करूंगा। अरे कालू दोस्त, मेरे दोस्त, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। अगर डॉक्टर बनना इतना ही आसान होता तो जंगल के सभी पक्षी डॉक्टर ही न बन जाते। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे शैतानी दिमाग में डॉक्टर बनने का ख्याल आया कहाँ से? बचपन के दोस्तों तुम मेरे। पता है, कोई ना कोई तो खुरापाती मेरे दिमाग में चलती ही रहती है। अरे हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, हमारे बचपन के दोस्तों, इसीलिए तो तुम्हारी हर नस्ल से वाकिफ हूँ। पता है मेरे दोस्त, मेरे जंगल में एक डॉक्टर है तोताराम, कुछ भी नहीं करता, सारे पक्षी उसके पास जाते हैं और उसकी इतनी इज्जत करते हैं और सभी उसको खाना लाकर भी देते हैं। बस वो क्या करता है, नीली पीली शीशी दे के सबको ठीक कर देता है। वो सब खूब मजे में रहते हैं। कालू भाई, मुझे समझ में आ गया, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है। ये बहुत जोखिम वाला काम है डॉक्टर बनना। अरे यार दोस्त मेरे बचपन के, देखो भाई, मुझे कौन सा हर चीज का डॉक्टर बनना है, बस ये बता दो पेट दर्द में कौन सी दवा देनी होती है और बुखार हो तो कौन सी दवा देनी होती है, बस इतनी सा बता दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता ना करो। और मुझे ये सब आता है कि पक्षियों को कैसे समझाना है और कैसे उन पे कंट्रोल करना है। डॉक्टर उल्लू उसको तमाम अहम बीमारियों की दवाइयाँ बता देता है और फिर कालू कौवा वापस अपने जंगल आ जाता है। कौवा पूरे जंगल में बैनर बनवा देता है और लगवा देता है। कौवा शैतान तो था ही, इसलिए उसने अपनी फीस कम रखी हुई थी। उसने अपनी फीस 1 अमरूद ही रखी थी कि सभी पक्षी तोताराम के पास जाने की बजाय उसके पास पहले आए और सारे पक्षी कौवे के पास आने से डरते हैं। और फिर सभी पक्षी आहिस्ता आहिस्ता कौवे के पास इलाज करवाना शुरू कर देते हैं और तभी रानो चिड़िया भी अपने बेटे का इलाज करवाने कालू से ही आती है। कालू उसे दवाई देता है जिससे उसका बेटा ठीक हो जाता है। ये सब देखकर सारे पक्षी डॉक्टर कालू के पास जाने लग जाते हैं। कौवा बहुत खुश होता है कि उसने कितनी आसानी से जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाया है। अब उसको भी भोजन लाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता था, सब उसे भोजन लाकर देते और उसकी एकदम पूरे जंगल में इज्जत भी होने लगी थी। वाह भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, मुझे भोजन के लिए अब कहीं भी मारना फिरना नहीं पड़ता है। अब देखो भोजन खुद ब खुद चलकर मेरे पास आता है। अब तो मेरी पत्नी गौरी को भी यकीन आ गया है कि मैं कितना जीनियस हूँ। दिन यूं ही गुजरते गए। कौवा जंगल के सभी मासूम पक्षियों को बेवकूफ बनाता रहा। एक दिन चील का बच्चा भी गर्मी के कारण बहुत बीमार पड़ गया था। चील उसे लेकर कालू के पास आती है क्योंकि उन दिनों कालू अपना नाम बना चुका था। अरे कालू देख, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत बीमार पड़ा है, ना ही कुछ खा पी रहा है, चेक तो कर इसे जरा, देख और इसे दवाई दे ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके। अरे अरे आप फिक्र ना करो चीली, मैं पूरा चेकअप करता हूँ और फिर देखना ये कल तक कैसे उड़ता फिरेगा। कौवा चील के बच्चे को चेक करता है। ये लो मेडिसिन, एक सुबह खानी है और एक शाम को खानी है और साथ में ये लो जड़ी बूटी,
कीवी खानी है। चील के बेटे को कोई खतरनाक बीमारी थी, इसलिए कौवे ने उसे बाकी मरीजों की तरह एक आम दवाई भी दी थी। जैसे ही चील का बच्चा वो दवाई खाता है वो मर जाता है। ये देखकर चील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो फौरन कौवे के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी वजह से मेरा छोटा सा बच्चा मर गया है। जब तुझे ये काम नहीं आता है तो करता क्यों है? ये कहकर चील जोर से कालू कौवे को डंडा मारती है और वो वहीं मर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें कोई काम सही ढंग से नहीं करना आता है तो हमें वो नहीं करना चाहिए, वरना हम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं।